हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन कॉर्नर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक नया वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास। और यह वीडियो है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीटीएससी स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारे जो है कुछ स्टाफ नर्स की, जैसे देखिए इन सभी स्टाफ नर्स की क्या है ये क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और इसके अलावा और भी अदर ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हमारे इस वीडियो से जुड़े रहें और बने रहें हमारे इस पूरे वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको जाते रहे, ठीक है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट आज ही हमारा पार्ट टू है ये। आज हमारा पार्ट 1 पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वह जाके पार्ट 1 देख लें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को, ठीक है। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एस्ट्रोजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एस्ट्रोजन जो है वो किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो पीआईडी क्या होता है? तो होता है हमारा क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होता है, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होता है। बी में मेनोरेजिया बोल रहा है, सी का क्या बोल रहा है, लीवर डिजीज़ बोल रहा है, और डी में बोल रहा है प्रोस्टेट कैंसर। तो किसमें क्या होगा कि एस्ट्रोजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसमें होगा? तो हमारा लीवर डिजीज़ में क्या होता है, एस्ट्रोजन जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये महिलाओं के लिए, जो कि पीआईडी में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेनोरेजिया में या फिर प्रोस्टेट कैंसर ये सब में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा इसका? लीवर डिजीज़ में यह कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है। अब निम्न में से सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है? तो इनमें से कौन जो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, जो मतलब लंबे समय तक अपना काम करता है? तो रेगुलर इंसुलिन होगा, या फिर लिथिन इंसुलिन होगा, या फिर अल्ट्रा लिथिन इंसुलिन होगा, या सेमी लिथिन इंसुलिन होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा बी होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। बी होगा अल्ट्रा लीन, क्योंकि देखिए नाम से ही पता चल रहा है इसमें अल्ट्रा लिथिन इंसुलिन है, मतलब यह लंबे समय तक काम करेगा, है ना। तो इसका आंसर बी होगा। तो थोड़ा सा ऑप्शन को देख कर भी हम लोग जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, स्टारवेशन, सीवियर डायरिया, रीनल फेलियर आदि की वजह से हो सकता है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो होता है वो किसके वजह से होता है? तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो होता है हमारा वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के वजह से होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है कि जो पेशेंट का जो ये मेटाबॉलिक एसिड का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, ठीक है। ये था हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग टाइम लिमिटेशन को देखते हुए जल्दी से सारे क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे, और इसमें आपको 30+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमारे इस चैनल से बने रहें, जुड़े रहें, ताकि आप भी ये सब क्वेश्चन को देख कर सके और एग्ज़ाम में अगर कहीं दिखे तो आप लोग कर सकें, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में सामान्य यूरिक एसिड का लेवल होता है। मनुष्य में सामान्य यूरिक एसिड का लेवल कौन सा होता है? 1 से 2 mg/dl होता है, 2 से 3 mg, या फिर 0.1 से 2 mg/dl, या फिर 2.5 से 8 mg/dl। और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइज, ये क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये आप क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से पढ़िए और ध्यान रखिएगा कि इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है। 2.5 से 8 mg/dl क्या होता है? इसका नॉर्मल लेवल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। अब भाई हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 में क्या बोल रहा है कि श्वसनीय अम्लता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग पाई जाती है? तो इस श्वसनीय अम्लता मतलब क्या बोल रहा है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसमें दो होता है, एक होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कोलोसिस, या फिर एक होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कोलोसिस। तो देखिए अगर पीएच कितना होता है? नॉर्मल पीएच 7 होता है, ठीक है। अगर 7 से कम हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडोसिस बोलते हैं। अगर एसिड बोलते हैं, मतलब एसिड में है। अगर 7 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एल्कलाइन नेचर का है कोई भी चीज़, है ना। तो इसको बोलते हैं। तो इसी के लेवल पे इसमें क्या 3 चीज़ देखा जाता है, 2 चीज़। एक तो देखा जाता है पीएच लेवल देखा जाता है इसमें, ऑक्सीजन लेवल और CO2 लेवल। पीएच कितना होता है हमारा? नॉर्मल 7 होता है। CO2 कितना, O2 कितना होता है? O2 हमारा 75 से 100 होता है, ठीक है। और CO2 कितना होता है? CO2 होता है हमारा 35 से 45 होता है, ठीक है। अगर इस नॉर्मल रेंज से अगर कम रहेगा तो क्या होगा?
अगर 7 से कम रहेगा तो एसिड होगा, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, एल्कलाइन नेचर का होगा। तो इसी तरीके से देखते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर कौन सा होगा, ए नंबर होगा। pH होगा 7.35 से, उसके बाद फिर PaCO2 45 और PaO2 होगा 80 mm/Hg। ये था हमारा 23rd नंबर क्वेश्चन। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के दौरान पाई जाने वाली लेबोरेटरी फाइंडिंग कौन सा है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर, pH 7.45, PaCO2 335 mmHg और O2 80 mmHg। आप लोग को ये सब क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा, है ना, तो समझ लीजिए कि इसी तरीके का क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये आपका कोई मतलब जानते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो इसके लिए आपको कोई इजी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो थोड़ा इस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, ताकि बच्चा थोड़ा सा उसको कंपटीशन बढ़े और बच्चा और कट ऑफ थोड़ा सा कम भी जाए, है ना। तो इस तरीके का ही क्वेश्चन पूछेगा, इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपका अब जो एग्ज़ाम होगा, है ना। तो इसीलिए इसमें सब तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा इजी भी है। देखिए क्या होता है, एग्ज़ाम पेपर में भी हमें सब तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक नॉर्मल से थोड़ा कम, फिर नॉर्मल थोड़ा सा हार्ड, फिर एक बहुत ज़्यादा हार्ड, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें भी इसी तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, जो कि आपके एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीजन इनहेलेशन दिया जाता है जब आर्टरीज में ब्लड ऑक्सीजन का लेवल हो। क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन इनहेलेशन दिया जाता है जब आर्टरीज में ब्लड ऑक्सीजन का लेवल हो। कितना लेवल होगा जब इनहेलेशन दिया जाएगा, है ना। तो बताइए, तो 120 mmHg रहेगा तो तब तो ये ज़्यादा ही रहेगा। अगर 80 से 100 है तो ये तो नॉर्मल है, 80 भी है तो ठीक है, तो क्या होगा 60 होगा, है ना। तो 60 mmHg अगर है तो कम है उससे, तो इनहेलेशन दिया जाता है। ठीक है, अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनहेलेशन के दौरान काम में लिए जाने वाला जग जिसमें गर्म पानी भरा जाता है को तौलियों से ढक कर रखना चाहिए, इसका पीछे क्या कारण है। देखिए ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है ना, जो आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ताकि जग लोगों को दिखाई न दे, हीट लॉस को कम करने के लिए, मरीजों को ये मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करने के लिए, उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर होगा, तो ताकि जग लोगों को दिखाई न दे, ये तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर मरीज, तो अब ये अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। मरीज को वैज्ञानिक सहारा प्रदान करने के लिए, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, हीट लॉस को कम करने के लिए, मतलब हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि धमनियों के रक्त में, आर्टरी का जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन का सामान्य लेवल कितना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि 120 mmHg से अधिक, या फिर 80 से 100, या फिर 100 से 120, या फिर 50 से 70। तो इसका कौन सा आंसर होगा सही। तो हमारा जो आर्टरी में ब्लड का जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कितना होता है, 80 से 100 होता है। मतलब कि ये सब गलत है, बी नंबर सही है। ठीक है, 80 से 100 mmHg होता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन थेरेपी का इंडिकेशन नहीं है। ऑक्सीजन थेरेपी का कौन कौन सा इंडिकेशन नहीं है, तो पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या बोल रहा है, तो ऑप्शन बोल रहा है साइनोसिस, एनोरेक्सिया, आगे देखते हैं ऑप्शन, एनीमिया, या फिर पल्मोनरी एडिमा। तो इन चारों में से कौन सा होगा, इन चारों में से कौन सा होगा बताइए। देख लीजिए क्वेश्चन फिर से। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन थेरेपी का इंडिकेशन नहीं है, तो इंडिकेशन नहीं है मतलब ऑक्सीजन थेरेपी देने पे कौन सा इंडिकेशन नहीं है, तो साइनोसिस तो होगा, क्योंकि अगर कम ऑक्सीजन पड़ेगा तो ब्लूइश कलर का हो जाएगा, है ना। एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, अगर ये साइनोसिस होगा तो एनीमिया भी होगा, पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। तो कौन सा नहीं होगा हमारा, ये एनोरेक्सिया। इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें नहीं बोल रहा है, नहीं, देखिए बोल रहा है क्या, नहीं होगा। ठीक है, नहीं, तो इसमें क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा। एनोरेक्सिया जो होता है ऑक्सीजन थेरेपी का इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेत्र प्रक्षालन के लिए यूज़ में लिया जाने वाला घोल है। मतलब आई इरिगेशन के लिए हम कौन सा घोल का यूज़ करते हैं, आई इरिगेशन करते हैं ना हम लोग, जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स चल जाता है, या फिर कोई अदर चीज़ चले जाते हैं, या फिर हमारा बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह होता है, तो हम लोग आई इरिगेशन करते हैं। तो उसमें कौन सा यूज़ करते हैं,
तो आइए देखते हैं कौन सा यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग नॉर्मल सलाइन, बोरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रिक या उपयुक्त सभी, कौन सा यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग सारा चीज़ यूज कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन डी आंसर सही होगा इसका, ठीक है। नॉर्मल सलाइन भी हम लोग कर सकते हैं 0.9%, बोरिक एसिड भी कर सकते हैं और सिल्वर नाइट्रेट भी कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। एक सामान्य वयस्क में एक शिशु की तुलना में एक नॉर्मल जो वयस्क है उसमें शिशु की जो बच्चा है उसकी शिशु की तुलना में हृदय दर की धड़कन अधिक हो जाएगी, श्वसन दर अधिक हो जाएगी, हीमोग्लोबिन प्रतिशत अधिक रहती है या फिर रक्तदाब अधिक रहती है। क्या होगा बच्चा में, क्या होता है उसका जो बीपी जो होता है क्या होता है, अधिक रहता है ना। इसमें क्या होता है बीपी जो होगा वो अधिक रहेगा, ठीक है। ये था हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। और अगर आप लोग को ये जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ उसका अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के फॉलो कर ले। लिंक जो है दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो जाइए और फॉलो कर लीजिए ताकि हम लोग आपको ये PDF आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। उस पर आपको मिल जाएगा ईजिली, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट या फिर ट्राबेटोप्लास्टी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर मेडिकल, है ना। तो सर्जिकल ओपन एंगल ग्लूकोमा है तो उसके लिए कौन सा हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बी, मेडिकल यूज़ करते हैं ना, दवाई वगैरह देते हैं, मेडिकेशन वगैरह कुछ चलाया जाता है, डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया उसके बाद डॉक्टर के द्वारा सर्जरी वगैरह के बारे में सोचा जाता है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। काइंस स्टॉक रेस्पिरेशन का अर्थ है। काइंस स्टॉक रेस्पिरेशन का क्या अर्थ है। काइंस स्टॉक रेस्पिरेशन का क्या अर्थ है। तो आइए देखते हैं। ए पीरियड ऑफ टैकीपीनिया अल्टरनेटिंग विथ पीरियड ऑफ एपनिया, पीरियड ऑफ हाइपर एपनिया अल्टरनेटिंग विथ पीरियड्स ऑफ एपनिया, डीप रेगुलर एंड व्हीजिंग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन या इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसमें कौन सा होगा 32 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका कौन सा आंसर होगा। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि काइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होता है ना। तो काइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो हार्ट रेट होता है वो कैसे होता है। हमारा जो हार्ट रेट रहेगा वो क्या होगा, इस तरीके से चलेगा। पहले क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा उसको डिफ़िकल्टी होती रहेगी। एक सेकेंड देखिए, पहले ऐसे खूब तेज़, जैसे ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसे चलते रहेगा फिर क्या होगा, अचानक से क्या होगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। फिर क्या होगा, एकदम क्या हो जाएगा, एकदम पूरा ही चला जाएगा, ठीक है। देखिए रुकिए एक सेकेंड, अच्छे से बना रहे इस तरीके से। एक सेकेंड देखिए, इस तरीके से पहले बहुत ज़्यादा हाई बहुत तेज़ चल रहा है सांस, ठीक है। उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। उसके बाद अचानक से क्या होगा, एकदम कम हो जाए, एकदम कम एपनिया पे चला जाएगा पेशेंट। उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से तेज़ से चलना लगेगा, है ना। तो मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल होगा, फिर नॉर्मल होगा, फिर एपनिया पे चला, ऐसे होगा, एबनॉर्मल होगा, फिर नॉर्मल होगा, फिर एपनिया पे चला जाएगा पेशेंट, ठीक है। एकदम मतलब उसका ब्रीदिंग ख़त्म ही हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा बी। देखिए पीरियड देखिए इसमें क्या होगा, हमारा बी नंबर आंसर होगा। पीरियड ऑफ हाइपर एपनिया अल्टरनेटिंग विथ पीरियड ऑफ एपनिया, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, एपनिया पे आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये था हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रोनिक सपोजिटिव ओटाइटिस मीडिया की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। कौन सा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, तो हमारा कौन सा होगा। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अब जल्दी बता देती हूँ। मेनिंजाइटिस होगा, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर का क्या होगा क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद पेनक्रियाज एक अंग है। पेनक्रियाज किसका एक अंग है। ये तो काफ़ी देखिए इजी क्वेश्चन है। मैं बोली थी ना कि बहुत सारा इसमें क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो इजी भी रहेगा, हार्ड, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो सब तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पेनक्रियाज जो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। हम लोग पढ़े भी हैं कि पेनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट होता है ना। अब हम लोग देखते हैं पेनक्रियाटाइटिस का अर्थ क्या होता है। पेनक्रियाज का क्या, पेनक्रियाटाइटिस का अर्थ, आइटाइटिस का अर्थ ही क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है। कहीं भी अगर आइटिस लगा हुआ है मतलब इन्फेक्शन है, क्या होगा, पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। अब किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति में अमाशय कैंसर मतलब कि कार्सिनोमा
स्टमक होने की संभावनाएं अधिक रहती है? कौन से ब्लड ग्रुप में है स्टमक कार्सिनोमा होने की? कार्सिनोमा मतलब क्या होता है? कैंसरस सेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। तो किस में होने की संभावना ज़्यादा रहती है? तो ए, जो ब्लड ग्रुप ए वाले हैं उनमें होने की क्योंकि उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी जो होता है अपसेंट होता है ना। बॉडी में जो लड़ने की क्षमता होती है, जो भी इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा कम होता है, इस वजह से क्या होता है, ए होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, इसोफेजियल वेरिसिस का कारण है? इसोफेजियल वेरिसिस का क्या कारण है? तो इसमें क्या होगा, देखिए पहले अभी हम लोग देखें कि इसोफेजियल वेरिसिस क्या होता है। इसोफेजियल वेरिसिस मतलब होता है कि हमारा जो इसोफेगस होता है उसके जो यहाँ पे जो मतलब लाइनिंग होती है, जो उसका म्यूकस होता है, उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगता है, रप्चर हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसोफेगस वेरिएसिस बोलते हैं, ठीक है। और इस इसोफेगस वेरिएसिस में क्या होता है, जब हमारा लीवर, देखिए ये हमारा क्या है, लीवर है, ठीक है। लीवर से क्या होता है, हर ये जाता है एक ये आर्टरी जिससे सप्लाई ब्लड सप्लाई जाता है हमारे इसोफेगस को, ठीक है। लीवर के पास जो होता है ठीक है, जिससे कि ब्लड सप्लाई जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसोफेजियल वेरिएसिस होता है। मतलब पोर्टल वेन का जो ये पोर्टल वेन में क्या होगा कि जो हाइपरटेंशन पर तो बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा वो बढ़ जाएगा, इसकी वजह से होता है ये हमारा इसोफेजियल वेरिएसिस, ठीक है। ये था हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन कि एक व्यक्ति जिसको कोलेस्टोमी हुई है उसे किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए? जिसको कोलेस्टोमी हो गई है उसको किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए? तो आइए इसका देखते हैं। हाई इन ये कार्बोहाइड्रेट, रिच इन प्रोटीन, या फिर लो इन फाइबर कंटेंट, या फिर एज क्लोज टू नॉर्मल एज पॉसिबल। तो जो भी कोलेस्टोमी वाले पेशेंट होते हैं उनको ना ज़्यादा फाइबरस डाइट लेना होता है, ठीक है, ना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना होता है, ना ज़्यादा क्या उसको बोलते हैं रिच प्रोटीन लेना ज़्यादा, मतलब नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल में सारा ले सकते हैं, पर सब कुछ क्या होगा, नॉर्मल में लेंगे, नॉर्मल में, ठीक है। तो इसका होगा एज क्लोज टू नॉर्मल एज पॉसिबल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 39 नंबर, ये हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसोफेजियल वेरिसिस के मरीज में ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी में मेडिकल ट्रीटमेंट है। इसोफेजियल वेरिसिस फिर से आ गया, इसोफेजियल वेरिसिस क्या है? तो इसोफेजियल वेरिसिस मैं आपको पहले बताई हूँ कि यह इसोफेगस में क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट है? तो इसमें क्या होता है, ये होता है सेंजेन टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पहले आ चुका है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा 39 क्वेश्चन। अब 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पेप्टिक अल्सर के लिए बोल रहा है, पेप्टिक अल्सर के लिए बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है? पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा होगा? बेरियम मील स्टडी होगा, या फिर यूएसजी, या फिर एक्सरे स्टडी, या फिर ये इंडोस्कोपिक, ठीक है। तो देखिए होता तो सब है, देखिए हम लोग यूएसजी भी करवा के देख सकते हैं, एक्सरे भी करवा के देख सकते हैं, बेरियम मील स्टडी करवा के भी देख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो सही है जिससे कि एकदम सही आएगा, करेक्ट आएगा, तो वो क्या होगा, इंडोस्कोपी होगा। इंडोस्कोपी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम सही सही सारा चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है, डी होगा इंडोस्कोपी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो सर्वाइकल रिपिंग के लिए कौन सा मेथड काम में लिया गया है? ये देखिए सर्वाइकल रिपिंग के लिए कौन सा मेथड काम में लिया गया है? सर्वाइकल जो रिपिंग है, मतलब सर्वाइकल का क्या करते हैं, मतलब कि ये सॉफ्ट करने के लिए, ताकि बेबी जल्द से जल्द इजीली बाहर आ जाए, उसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग? तो यूज़ ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन को हम लोग यूज़ करते हैं ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं इक्लेम्प्टिक फर्स्ट के स्टेज का सही कर्म है। इक्लेम्प्टिक फर्स्ट, ऐसे हम लोग इक्लेम्सिया पढ़े हैं, प्री इक्लेम्सिया पढ़े हैं गायनी में, है ना। तो उसमें से कुछ स्टेजेस था जिसमें ये मतलब कि स्टेजेस वाइज जो है किस तरीके से कितना देर तक रहता है हमारा टाइमिंग इसका, या फिर कौन कौन से इसमें साइन सिम्टम दिखते हैं, ये सब सारा कुछ पढ़े थे, है ना। तो इसमें देखते हैं हम लोग, तो इसका सही आंसर होगा सी आंसर सही होगा। पहले हम लोग प्री मॉनिटरिंग, उसके बाद टोनिक, तब क्लोनिक, तब कॉमा, इस तरीके से इसका स्टेज था, है ना। तो आप लोग इसका शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हैं, इक्लेम्शिया का शॉर्ट फॉर्म ऐसे PTCC, है ना, प्री मॉनिटर, टोनिक, क्लोनिक और कॉमा, PTCC करके आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासेंटा प्रीविया का प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है। प्लासेंटा प्रीविया का प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, प्लासेंटा प्रीविया के बारे में पहले जान लेते हैं। प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है? प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, जब हमारा प्लासेंटा जो होता है, मदर का जो एब्डोमेन है उसके नीचे, देखिए ये क्या है, मदर का
जैसे ये देखिए मदर का एब्डोमेन है, ठीक है, एब्डोमेन है, ठीक है, यूट्रस है, सॉरी यूट्रस है, जिसमें कि जो नीचे का जो भाग है इसमें ये यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, सर्विक्स और वजाइना वगैरह। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, जो यहाँ पे अगर प्लासेंटा अगर इम्प्लांट होने लगता है नीचे की ओर, तो मतलब नीचे जो हमारा ये ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग है या फिर सर्विक्स का जो पार्ट है, वहाँ पे अगर हमारा जो प्लासेंटा अगर ग्रो करने लगता है लोग, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। तो इसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है बोल रहा है, नहीं है, ये ध्यान देना नहीं है, क्योंकि है वाला तो सब लोग ध्यान देते, नहीं है वाला कोई ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नहीं है। तो प्राइमरी ग्रेविडा, मल्टी पैरिटी या फिर 35 से अधिक या फिर सिजेरियन डिलीवरी। तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी डिलीवरी वाली जो महिला होती हैं उनमें मतलब ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं होता है ना, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्राइमरी ग्रेविडा महिला है उसमें प्लासेंटा प्रीविया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। भ्रूणावस्था में किस उम्र पर भ्रूण का हृदय धड़कना प्रारंभ होता है? भ्रूणावस्था के किस, मतलब कि फीटस जो होता है वो कितने सप्ताह में या फिर कितने दिन में क्या करता है कि उसका जो हार्ट है वो धड़कना शुरू कर देता है ना। तो ये हम लोग देखेंगे, इसमें होगा 5 से 6 वीक जो है उसके उम्र में क्या करता है, फीटस जो होता है धड़कना शुरू करता है उसका हार्ट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लासेंटा प्रीविया का वह प्रकार जिसमें प्लासेंटा इंटरनल ओस के मार्जिन के तक पहुंच जाता है लेकिन उसे कवर नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? देखिए ये क्या है, हमारा प्लासेंटा प्रीविया का टाइप है प्लासेंटा प्रीविया का, जिसमें 4 टाइप होते हैं। देखिए दे रखा है, लो लेइंग, मार्जिनल या फिर पार्शियल या फिर सेंट्रल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या बोल रहा है इसमें कि जो प्लासेंटा है वो इंटरनल ओस के मार्जिनल तक पहुंच जाता है। मतलब प्लासेंटा जो है वो, जैसे यहाँ पे देखिए है वजाइना हमारा, तो मार्जिन मतलब थोड़ा सा कवर करता है हमारे इसको, ऐसे इस तरीके से देखिए दूसरे कलर से बनाते हैं। देखिए ये जो है प्लासेंटा ऐसे थोड़ा सा मार्जिनली क्या करता है, कवर करता है हमारे सर्विक्स के पार्ट को, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल प्लासेंटा बोलते हैं हम लोग इसको। बी नंबर का आंसर इसका सही होगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कुछ क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ हमारे, अगर आपको क्वेश्चंस लगा हो कि नहीं सही में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि आपको इसी तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिले और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। थैंक यू सो मच।